आज हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजी के महान ज्ञाता और इनका साइकोलॉजी के सेक्टर में जो जो योगदान हुआ है, जो जो सिद्धांत दिया उसके बारे में हम डिस्कस में यहाँ पे बात करते हैं। मनोविज्ञान। विश्लेषण आज का टॉपिक है मानव विकास का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, इस सिद्धांत में उन्होंने डिस्कस किया है कि मनुष्य के क्या है कि 3 प्रकार के माइंड होते हैं। ठीक है, उन्होंने 3 प्रकार के जो माइंड की बात की है, प्रकार के मन, वो कौन कौन से हैं विस्तृत में हम बात करते हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, तीसरा अचेतन मन। इन तीनों को हम विस्तृत में पढ़ते हैं। जो चेतन मन है, एक मिनट ऐसा इसको भी सही सेट कर लेता हूँ। जो चेतन मन है उसको कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये 10% होता है। ठीक है, ये मन प्रेजेंट के विचारों को रिलेट करता है। ये मतलब जो वर्तमान में जो विचार आते हैं हमारे माइंड पे, मन में, उनको क्या करता है, रिलेट करता है, मतलब उनसे संबंध स्थापित करता है। जो अभी हमारे माइंड में कौन से विचार आए हैं, किस तरह के विचार है, उनको क्या है, उनसे रिलेट अपेक्षा करता है उनसे। अर्धचेतन सबकॉन्शियस, ये क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड। इस माइंड में क्या होता है कि हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है, याद आती है। जैसे हम कभी क्या करते हैं कि कोई चीज़ को भूल जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद में जाके क्या करते हैं, हम याद आती है। तो ये जो चीज़ होती है वो किस कारण होती है, ये सबकॉन्शियस माइंड के कारण होती है। मतलब ये हमारे दिमाग में तो रहती है, पर सही समय पे हमें याद नहीं आती। अचेतन माइंड ये होता है 90% हमारे दिमाग में अवस्थित होता है। इसमें वह बातें होती है जो हम भूल चुके होते हैं, ठीक है, हमारी याद करने पर भी वो कभी भी हमें याद नहीं आती है। कितना भी आप 100% कोशिश कर लो, फिर भी आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो वो क्या है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिगमंड साहब ने मन को 3 भागों में बांटा है। और अब आगे हम बात करते हैं सिगमंड ने पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा है। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड ने क्या कहा है।
व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को इन्होंने 3 भागों में बांटा है यहाँ पे भी। पहला है इदम, इसको इंग्लिश में इड बोला उन्होंने। दूसरा अहम, ईगो। और तीसरा है परा। एक मिनट, तीसरा है परा अहम, मतलब सुपर ईगो। हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जो इदम होता है, जो इदम होता है, उसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं, शारीरिक एवं मूल आवश्यकता कौन कौन सी है? एक होती है भूख, प्यास आदि, ठीक है। सेटिस्फाई करना होता है। इनमें क्या होता है कि जो भूख और प्यास को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति करता है। मतलब इसमें सामाजिक सरोकारों से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसमें किससे का मतलब नहीं होता? जो सामाजिक सरोकार होते हैं, लोगों को बस जो अपनी बेसिक नीड्स होती है उनको फुलफिलमेंट करने से मतलब होता है कि वो कैसे भी करके हमारे शरीर के लिए जो भी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो ईदम में फ्राइड साहब ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं। अहम क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। यह ईगो में क्या होता है, आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। ये क्या करता है, आवश्यकता एंड इच्छा की संतुष्टि की जो योजना होती है, जैसे कि मुझे गाड़ी लेना है या फिर मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है, तो उनका क्या करता है, उनकी प्लानिंग बनाने में ये व्यक्तित्व काम आता है, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और परिणामों की चिंता करता है कि ये इच्छा दुबई जाने की है तो मैं कैसे, और मेरे पास पर्याप्त संसाधन की ज़रूरत है, कितनी नहीं है, कितना मुझे और अरेंज करना है। तो ये सब जो है वो अहम ईगो में डिवाइड किया गया है फ्राइड के द्वारा। अब आता है लास्ट में परा अहम। ये जो परा अहम होता है, इसमें समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब ये इसमें जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी, वह बुरे कामों से उतनी दूर होगा जिससे चोरी ना हो। मतलब इसमें क्या करता है, वो सोचने लग जाता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोरलिटी आ जाती है थोड़ी कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, मैं हमेशा ये जो हमारे अंदर जो ये पर्सपेक्टिव होता है कि लोगों का कहना, ये जो चीज़ें हम सोचते हैं कि अगर मैं गलत करूँगा, चोरी करूँगा, झूठ बोलूँगा तो मेरी निगेटिविटी समाज में बढ़ेगी। तो ये जो चीज़ होती है क्या इसमें आती है, परा अहम में आती है, ठीक है।
ये प्रारंभ में आती है। इसके बाद में फ्राइड ने क्या किया है, जो मेंटल लेवल है, मतलब मानसिक स्तर है, मनोवृत्तियाँ है, रक्षा युक्तियाँ और व्यक्तिगत घटक और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया। ठीक है, क्या क्या फ्राइड ने, इसको मैं ऊपर करता हूँ। फ्राइड ने मानसिक मानसिक स्तर, मनोवृत्ति, रक्षा वृत्तियाँ, व्यक्तित्व घटक, मनोलैंगिक विकास की अवस्था। ठीक है, इनको क्या कहा है, इन सब के बारे में फ्राइड ने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग स्तर पर पढ़ते हैं कि मानसिक स्तर क्या होता है, मनोवृत्तियाँ क्या होती है, रक्षावृत्तियाँ क्या होती है, व्यक्तित्व के जो घटक हो क्या होते हैं, और मनो लैंगिक विकास की अवस्थाएं क्या होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानसिक स्तर, लेवल ऑफ मेंटल लाइफ। मानसिक स्तर, इसको बोलेंगे हम लेवल ऑफ मेंटल लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्राइड ने मन को चेतन, क्या कहा, चेतन, पूर्व चेतन, और अचेतन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मेंटल लेवल ऑफ मेंटल होता है लाइफ, जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। जो लोगों के विचार और भावनाओं की जागरूकता पे क्या होते हैं, आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो अचेतन का जो हिस्सा होता है वो 90% होता है, और चेतन का कितना होता है, 10%। ठीक है, इसका तो हम सोच भी सकते और नहीं भी सोच सकते हैं। ठीक है, जिससे हम ये इसकी दमित विचार, अनुभव और भावना होती है। फ्राइड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं है। जो अचेतन होता है वो हमारे निर्णयों को किस तरीके से प्रभावित करता है और किस तरीके से प्रभावित नहीं करता, इसके बारे में पढ़ चुके पहले से। ठीक है, अब आती है मनोवृत्तियाँ। अब आती है मनोवृत्तियाँ, इनको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। ये मनोवृत्तियाँ क्या होती है, आंतरिक उत्तेजना होती है। क्या होती है, आंतरिक उत्तेजनाएं। ठीक है, हमारे भीतर अनेक उत्तेजनाएं होती है जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक जो मनोवृत्ति होती है को अपनी मानस ऊर्जा, जो इंस्टिंक्ट होते हैं, मनोवृत्ति होते हैं, उनकी खुद की एक एनर्जी होती है। ठीक है, उनकी क्या होती है, आंतरिक जो मनोवृत्ति होती है उनकी मानस ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होता है, मानस ऊर्जा होती है उनकी। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो कहा जाता है। जो जीवन मनोवृत्ति होती है,
इसकी एनर्जी को क्या कहते हैं, इसकी ऊर्जा को लिबिडो। ठीक है, आप नोट्स भी ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, लिबिडो कहा जाता है। ये जीवन ऊर्जा लैंगिक की संतुष्टि से तुष्ट होती है। समझ रहे हो बात, मतलब ये जो लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है, जीवन ऊर्जा होती है वो, ये जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट, संतुष्टि से तुष्ट होती है। ठीक है, मतलब जो लैंगिक संतुष्टि से सेटिस्फेक्शन होता है, यही क्या होता है, जीवन की मनोवृत्ति, इंस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति होती है, एक तो ये जीवन मनोवृत्ति होगी, एक मृत्यु मनोवृत्ति होगी, मनोवृत्ति। इसमें क्या होता है, आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं आदमी करने लग जाता है। ठीक है, दोनों मर्द समान रूप से मत जो, अब क्या उन्होंने कहा कि जितना जीवन मनोवृत्ति होती है उतनी ही मृत्यु मनोवृत्ति भी इम्पोर्टेंट होती है, तो दोनों को बराबर का इन्होंने क्या किया है, इम्पोर्टेंस दिया है। अब बात आती है डिफेंस या फिर सुरक्षा मनोवृत्ति की। ठीक है, अब बात करते हैं हम सुरक्षा मनोवृत्ति की, थर्ड सुरक्षा युक्ति की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, युक्तियाँ का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो सुरक्षा युक्ति की, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये फिर से नीचे आएगा। इसमें क्या होता है कि मानव में संघर्ष, इसमें जो ये वाली युक्ति होती है इसमें संघर्ष, तनाव एंड भग्नाशा आदि जीवन में अनिवार्य होती है। ये कहता है कि जो जीवन होता है उसमें संघर्ष, तनाव और भग्नाशा जरूर होता है। रक्षा युक्तियाँ जीवन में इस भग्नाशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने में काम करती है। और जो ये चीजें होती है ये क्या होते हैं, सभी के जीवन में बराबर होती है, मतलब बराबर तो नहीं कर सकते वैसे, पर ये कभी ना कभी कहीं भी किसी भी टाइम पे ये व्यक्ति इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों में जो ये सब जो वृत्तियाँ हैं, तनाव, संघर्ष और भग्नाशा, इनसे निपटने के लिए फ्राइड ने बताया कि रक्षा युक्तियाँ जीवन में इस तरह की जो भग्नाशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती है। भग्नाशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सुरक्षा युक्तियाँ व्यक्ति को खतरे से रक्षा करती है। मतलब जैसे ही ये सब चीज़ें जीवन में, व्यक्ति के जीवन में एंटर होती है, तो सुरक्षा युक्तियाँ क्या करती है, मतलब जागृत हो जाती है, मतलब डिफेंस के लिए तैयार रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये रक्षा युक्तियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, इन्होंने रक्षा युक्तियों को भी डिवाइड किया है फ्राइड ने। तो ये रक्षा युक्तियाँ होती है उसको 5 प्रकार में बांटा है। जो रक्षा युक्तियाँ निम्न प्रकार से डिस्कशन करते हैं। पहली है तर्क संगति, फर्स्ट। दूसरी है दमन। ठीक है, तीसरी है प्रतिक्रिया।
स्थापन, ठीक है। तीसरी क्या है? प्रतिस्थापन। चौथी है प्रक्षेपण, और पांचवी है प्रतिक्रिया निर्माण। क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। अब इनको जो 5 प्रकार की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको हम विस्तृत से पढ़ते हैं। पहली जो है वो तर्क संगति। इसमें क्या होता है? इसमें आप विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्क कारण बताया जाता है। जैसे जैसे क्या होता है, क्या बोला इन्होंने कि विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है कि अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना अथवा किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, इसमें यही चीज़ होता है कि अंगूर खट्टे होना, ठीक है। कि जो हम इच्छित चीज़ें होती है हमारे जीवन में, इच्छित चीज़ों का नहीं मिलना, वो क्या होता है? तर्क संगति के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। तो फ्राइड ने इसको यही कहा है कि हमें, जिसे हम कोई भी चीज बुरी संगत होती है, जैसे मान लो, तो वो उसको कारण मान, कोई भी नेगेटिव उनसे कोई काम हो जाता है तो वो ये सोचता है कि ये चीज़ तब हुई है, मैं इनके साथ था, मतलब संगत के कारण ही क्या हुआ है, उनको इस तरह के कार्य परिणाम हुआ है। तो वही कहते हैं कि रेशनलाइजेशन को यूज़ में लेके ही वो इस तरीके से सोच पाते हैं। नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं कि जैसे कि इसको कह भी सकते हैं कि पश्चाताप करना, बाद में पश्चाताप, ये तभी आदमी पश्चाताप तभी कर पाता है कि वो चीज़ों के बारे में समझ ले कि ये जो किया वो गलत है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है कि व्यक्ति डिफेंस में आ जाता है, आगे से वो क्या है कि इस तरह की घटना नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है दमन। दूसरी बात, दमन को रिफ्रेशन, दमन को इंग्लिश में क्या कहा है? दूसरा दमन, ठीक है। रिप्रेशन, इस युक्ति में वांछनीय या अस्वीकार विचारों, भावों, यादों को अचेतन में धकेल देना। देखो क्या बात है इसकी, अवांछनीय जिसको हमने नहीं चाहा, अवांछनीय, अस्वीकार्य, विचार, भाव और याद को अचेतन में धकेल देना। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर जो बुरे विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको ख़त्म करके भी क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है वो, ठीक है। कि मुझे आगे से कभी भी इस तरीके के विचारों को प्रकट नहीं करना है या फिर इस तरीके के भाव मेरे मन में नहीं लाना है। तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है, ठीक है। जैसे गंदी गालियाँ हो गई, तो इस तरीके की चीज़ों को वो कभी भी दिमाग में नहीं लाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसका प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, क्या है? प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो संवैगिक प्रक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना। वो जो संवैगिक प्रतिक्रियाएं होती है, संवेग मतलब जो अंदर एक्टिविटीज होती है, वो क्या करता है, जैसे एक कोई चीज है तो उसको अभी नहीं करके बाद में करना, ठीक है, उसको अभी नहीं करना, अभी नहीं, बाद में करना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुरक्षा मैकेनिज्म हो गया ये भी, कि कभी कभार क्या होता है कि या तो सोचते हैं कि इसका हम बाद में करेंगे, या फिर ये कि जो कोई निगेटिव बात कह रहा है उसको हम किसी दूसरे के ऊपर ढकेल देना, मतलब बराबर से हम उनके प्रति मतलब प्रतिक्रिया ना देना, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चौथा है प्रक्षेपण। चौथा क्या है? प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, मैं किसी से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, मतलब हेट करता हूँ। ये बोलता है कि मैं किसी से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। या फिर वो बोलेगा कि प्रक्षेपण का मतलब होता है कि मैं उससे घृणा करता हूँ के बजाय वो कहेगी कि वह मुझसे घृणा करती है, ठीक है। मतलब ये क्या कर देना, मतलब किसी के ऊपर इम्पोज कर देना। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मेरा किसी से व्यवहार खराब हो और तीसरे लोगों से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसको यही बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि वो मुझसे हेट करता है, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं करूँगा कि वो मुझसे उसको घृणा, मैं यही बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसको घृणा, मैं उसको हेट करता हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके में बोलूँगा कि वो मुझसे करता है घृणा। तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि निगेटिविटी से बचा जा सकता है, ठीक है। प्रक्षेपण कर देना मतलब दूसरों के ऊपर ये इम्पोज कर देना कि वो मेरे बारे में गलत सोचता है। आगे 5-6 जो डायमेंशन वो है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है कि अपनी भावनाएं व्यवहार के विपरीत क्या करता है, प्रतिक्रिया विकसित करना। जैसे ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना, ठीक है। क्या होता है इसमें होता है जो अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे हम जा रहे हैं, खुशी का माहौल होता है तो वहाँ पे चुपचाप खड़े रहना, कुछ किसी से बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रतिक्रिया निर्माण में। मतलब जिसके अकॉर्डिंग जैसी जैसी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, जैसी स्थिति वैसी प्रतिक्रिया करना, ठीक है। रिएक्शन करना मतलब, तो ये जो चीज़ें हैं 5 चीज़ें के बारे में
फ्राइड ने बताया कि मनुष्य जो मनोवृत्तियाँ होती है, आंतरिक जो अचेतनाएं होती है, उनके बारे में कहा गया कि मानस ऊर्जा और मानस ऊर्जा दो तरीके की होती है। वो क्या होती है? जीवन और मृत्यु मनोवृत्ति। तो इस सब को हमने क्या किया है, विस्तार से पढ़ा है। आप इसको बार बार से स्क्रॉल डाउन करके अच्छे से नोट्स बना लेना, और जहाँ समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुरू में किया है, अभी स्टार्ट किया है, नया चैनल है, तो सपोर्ट के कारण आप इसको मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होऊंगा, तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो धन्यवाद।